हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट्स के एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन के बेस पर। लेवल 1 के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 के एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एरर के एग्जांपल हम तब डिस्कस करेंगे जब हम एरर से रिलेटेड फॉर्मूले स्टडी कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए लेवल 2, आज हम बात करेंगे लेवल 2 के कुछ एग्जांपल्स की, और उसमें देखेंगे हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 12 में आपसे ये कहा गया है कि जो एल है, एल यानी कि लेंथ, ठीक है ना, एल को यानी एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ जी, एच एंड सी, यानी कि एल को आपको एक्सप्लेन करना है जी, एच एंड सी के टर्म में। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख लीजिए G की पावर यहां पे X, H की पावर Y और Z की पावर C। स्टूडेंट्स, करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। L का मतलब लेंथ होता है, ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल रखूंगा, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कि सपोज करो आपके सामने मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि वोल्टेज है ना, वोल्टेज V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। इस तरीके का मान लेते हैं कोई एग्जांपल आपके सामने रख दिया गया कि वोल्टेज को वर्क डन और चार्ज के टर्म में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तब एक काम करिए, आप ऐसे लिख लीजिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क की पावर A और चार्ज Q फॉर चार्ज, चार्ज की पावर B। अब स्टूडेंट्स इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स यहां पर A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड यहां पर A और B की वैल्यू फिर पुट अप कर देना है। किस तरीके से करना है मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स इसको आप लिख लीजिए LHS, सॉरी RHS है ना, ये राइट हैंड साइड, और स्टूडेंट्स ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम, RHS की। स्टूडेंट्स वोल्टेज, वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं वोल्टेज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय I1 T1 है, सॉरी, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं यहां पर M1 L2 T-3 और I-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा बुक में है, और इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना आप ध्यान में रखो। तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T-3, ठीक है, और I-1, I की पावर -1। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए वर्क डन, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, LHS की। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T-2। चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, आपको पता है स्टूडेंट्स, एम्पियर यानी कि I1, सेकेंड यानी कि टाइम, T की पावर 1, है ना, तो I1 T1। अब स्टूडेंट्स एक काम करिए, W और Q और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए। चलिए पुटअप करते हैं यहां पे M1 L2 T-3 I-1 इक्वल टू वर्क डन की जगह पर ये रखिए M1 L2 T-2 की पावर A,
इंटू I1 T1 की पावर B। वर्क डन को मैंने इस वैल्यू के साथ रिप्लेस किया और चार्ज को मैंने इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पे M1 L2 T-3 I-1, यहां पे देखिए m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -2a, i की पावर b और t की पावर भी यहां पर देखिए b आएगी, तो इसके लिए बेस सेम है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर पावर्स को कंपेयर कर दीजिए, तो मास की पावर मास के साथ, लेंथ की पावर लेंथ के साथ, t की पावर टाइम के साथ, i की पावर i के साथ। चलिए कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 2, ठीक है, -2a प्लस b इक्वल टू -3, ठीक है, और b इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स इन शॉर्ट हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखिए a की वैल्यू 1 मिल गई और b की वैल्यू -1 मिल गई। तो स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू w की पावर a है यानी कि 1 और चार्ज की पावर b है मतलब कि -1। तो वर्क वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमने वोल्टेज को वर्क डन और चार्ज के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जांपल था जहां पर हमने ये देखा कि वोल्टेज को वर्क डन और चार्ज के टर्म में अगर एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर हमें करना है। ठीक है, लेंथ को g, h और c के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। मैंने g की पावर x कंसीडर की, h की पावर y और c की पावर z। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम एग्जांपल नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, कैपिटल G, फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। स्टूडेंट्स F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2। F1 क्या है स्टूडेंट्स, F क्या है, फोर्स, R है डिस्टेंस यानी कि L, और R स्क्वायर में है इसके लिए L2 हो जाएगा। M1 एंड M2 दोनों ही मास है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मतलब मास इंटू मास M2 मतलब मास का स्क्वायर। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू अगर आपको लर्न है, याद है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको अगर याद नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेता हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू E बाई F, है ना, E फॉर एनर्जी और F फॉर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T-2, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1। यानी इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा M1 L2, ठीक है, M1 L2 T-2 है, ठीक है, यहां पे T-1 होता है फ्रीक्वेंसी का, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा T-1, क्योंकि ये -2 है, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और इस तरीके से ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे हम C की। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है x डिस्टेंस अपॉन टाइम, x मतलब डिस्टेंस और t अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला L और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t, यानी कि यहां पर होगा L1 T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C। अब स्टूडेंट्स ये है आपका RHS और ये है LHS, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं यहां पर और देखते हैं कि x y z की वैल्यू क्या आएगी। ओके, स्टार्ट करें।
एल, एल क्या है? लेंथ, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 हो गया। जी, जी की जगह पर आप क्या रखोगे स्टूडेंट्स? जी की वैल्यू आप इसके साथ रिप्लेस कर दो, m-1 L3 T-2 की पावर x। प्लैंक्स कांस्टेंट को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करो, m1 L2 T-1 की पावर y, L1 T-1 की पावर z, ये हो जाएगा L1। पावर को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स यहां पर, तो ये हो जाएगा m माइनस एक्स, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं मैं स्टूडेंट्स, L3x T-2x, m की पावर 1 इंटू वाई, यानी कि बेस अगर सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद l की पावर 2 इंटू वाई, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है। इसको थोड़ा सा और दूर लिखता हूं मैं। अब यहां पे देखिए प्लस z भी आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पर आएगा, अगर मैं बात करूं टाइम के लिए, तो टाइम देखिए -1 की पावर इंटू वाई, यानी कि यहां पर हो जाएगा -y इंटू -z, -2x -y एंड -z। x को स्टूडेंट्स मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया सभी पावर के साथ, y को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया, z को सभी पावर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और जिनके बेस सेम थे तो इसके लिए पावर को मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब यहां से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, m0 L1 और T0। चलिए पावर की कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, और t का t के साथ। तो देखिए -x प्लस y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, -2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई, यहां से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको मिल जाता है x और y इक्वल है, ठीक है, x और y इक्वल है। अब स्टूडेंट्स एक काम करिए, x और y की जो वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करिए। चलिए मैंने यहां पर पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड में, और सेकंड में अगर मैंने x के पे रखा तो यानी कि 3x प्लस 2x प्लस z इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 5x प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन यहां पर भी रखिए, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 दीजिए और इसको 5 दे दीजिए। ये वाली इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर -2x माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? -3x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर -3x इक्वल टू जेड। तो स्टूडेंट्स जेड इक्वल टू कितना हो गया? जेड इक्वल टू हो गया -3x, ठीक है। चलिए वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स अगर z की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में रखूं, z की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में रख दूं, ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। अगर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पर देखिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z इक्वल टू -3x है, और x की वैल्यू 1/2, यानी कि z की वैल्यू हो जाएगी -3/2। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पावर की कंपैरिजंस करके हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 की हेल्प से आपने ये कुछ और इक्वेशंस बना ली। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, जो मुझे सही लगा उस हिसाब से मैंने यहां पर सॉल्व कर लिया। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेप। इन शॉर्ट इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और हमें मिल गई। तो स्टूडेंट्स अब ये जो x, y, z की वैल्यू मिली है आपको, इसको यहां पर पुट अप कर दीजिए। तो देखिए g की पावर कितनी है? x, तो x की वैल्यू कितनी है? 1/2। h की पावर कितनी है स्टूडेंट्स? y, तो y की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। z,
सी की पावर कितनी है जेड, सॉरी सी है, तो जेड की वैल्यू कितनी है ये -3/2। तो ये है एल को मैंने इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी एक्सप्लेन किया है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जी की पावर 1/2, एच की पावर 1/2 और सी की पावर -3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 12। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, एग्जांपल नंबर 13। मैं इसको क्लीन करता हूं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने बीच बीच में से स्टूडेंट्स, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोबाइल नंबर मेरा दे दिया था, तो अगर कोई डाउट्स आपको आते हैं तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स। 13 नंबर में फोर्स, लेंथ एंड टाइम would have been the fundamental units. What would have been the dimensional formula of mass? यानी इन शॉर्ट आपको मास को एक्सप्लेन करना है फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। फोर्स की पावर मान लीजिए x है, लेंथ की पावर मान लीजिए y है, टाइम की पावर मान लीजिए कि z है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ और F का मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर फोर्स, और मास को एक्सप्लेन करना है। तो आप ना स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इस वाले पूरे इक्वेशन को, और इसको आप कह दीजिए कि ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। स्टूडेंट्स मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होने वाला है, M1। फोर्स, अगर मैं स्टूडेंट्स फोर्स की बात करूं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2, ठीक है, कि पावर बाद में देखेंगे। लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1। टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स T1। अब स्टूडेंट्स ये सभी वैल्यू के साथ में इक्वेशन नंबर 1 को रिप्लेस कर दीजिए। चलिए, तो मास की जगह पर मैं रख देता हूं M1, फोर्स की जगह पर मैं आपको ये वाली वैल्यू पुट अप करके दिखाता हूं, यानी M1 L1 T-2 की पावर x इंटू L1 की पावर y, टाइम T1 की पावर z, M1 स्टूडेंट्स यहां पर होगा mx, Lx t की पावर -2x, Ly tz। स्टूडेंट्स देखिए इनका बेस सेम है, इनका बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। इधर होगा M1 L0 T0, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लीजिएगा। mx Lx प्लस y t हो गया -2x प्लस z, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर पावर को कंपेयर कर लीजिए, मास को मास के साथ, लेंथ की पावर लेंथ के साथ, t का t के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर x इक्वल टू कितना मिला 1, x प्लस y इक्वल टू कितना होगा 0, -2x प्लस z इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम की पावर 0 है, लेंथ की पावर भी 0 है। स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू y इक्वल टू हो जाएगा -1। क्लियर है? यहां पर वैल्यू रखिए 1, तो ये होगा -2 प्लस z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, ठीक है। तो देखिए आपको स्टूडेंट्स x की वैल्यू मिल गई, y की भी मिल गई और z की भी मिल चुकी है। इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, तो मास इक्वल टू फोर्स की पावर कितनी है x, यानी F की पावर 1, लेंथ की पावर कितनी है y की वैल्यू -1, टाइम की पावर z, तो t की पावर 2। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर कि मास को फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपका राइट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है आपको। ऑप्शंस नंबर आपका है ए में देखिए, ए में f की पावर 1 है, L की पावर -1 है, t की पावर 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नोट करिए स्टूडेंट्स, अच्छा एग्जांपल था ये।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, 80 प्लस बीटी स्क्वायर। और आपसे कहा गया है यहां पे कि जो x है वो डिस्टेंस है और जो t है वो टाइम है। x को मीटर में एक्सप्लेन करना है और t जो कि टाइम है उसको आवर्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, टाइम का एक बड़ा यूनिट होता है आवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ b क्या होगा, आपसे पूछा गया यूनिट ऑफ b, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। x क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये वाला टर्म क्या होने वाला है, डिस्टेंस, और ये वाला टर्म भी क्या होगा, डिस्टेंस का। क्योंकि पहले ही आपको एक चीज बता दी गई है कि हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपको मिलती हैं। यानी कि लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। चाहे आप कर लो 10 मीटर प्लस 16 मीटर, रिजल्ट आएगा 26 मीटर। पर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है ना। तो लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए, तो ये बीटी स्क्वायर क्या है, ये बीटी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, बीटी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब x। तो स्टूडेंट्स b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टी स्क्वायर, और x का यूनिट हो गया मीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या लेना है, आवर्स, यानी कि यूनिट आवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो b का यूनिट बनेगा वो होगा मीटर आवर्स की पावर -2। इस तरीके से लिख लीजिए। क्लियर है, दिस इज द यूनिट ऑफ b। इजी था एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 15। 15 में स्टूडेंट्स एक इक्वेशन दी गई है, मैं लिखता हूं पहले वो इक्वेशन। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई v माइनस k। ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, और आपको बताना डायमेंशंस ऑफ k। आपको क्या बताना है फ्रेंड्स यहां पर, डायमेंशन ऑफ k। सबसे पहली बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये थीटा क्या होता है, ये होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, साइन, और साइन के बाद ये वाला टर्म है ये, तो ये क्या है, ये थीटा है, और थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। मैं यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा x डिवाइडेड बाई v माइनस के इक्वल टू, मैंने लिख लिया एंगल। ठीक है, एंगल मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सॉरी, इस ओमेगा भी है ना, ओमेगा। अब स्टूडेंट्स ओमेगा x माइनस वी माइनस के इक्वल टू एंगल, एंगल मतलब डायमेंशन लेस। अगर चलो मैं ओमेगा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा x अपॉन वी माइनस ओमेगा के इक्वल टू एंगल। अब स्टूडेंट्स सोचो कि आपको एंगल कब मिलेगा, यहां पर प्लस और माइनस का साइन है, ये बात ध्यान रखना। प्लस है तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस है तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ओमेगा एक्स बाई बी और माइनस ओमेगा के इक्वल टू एंगल, इसका मतलब हुआ कि ये वाला टर्म भी क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म भी एंगल है, और ये वाला टर्म भी क्या है, एंगल है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर समझाई ये बात, ठीक है ना। तो एंगल माइनस एंगल इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एंगल। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि ओमेगा के इक्वल टू क्या है, ओमेगा के इक्वल टू एंगल, और एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, तो इक्वल टू 1, और आपको के डायमेंशन बताने हैं, यानी कि के इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, के इक्वल टू सॉरी के इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। और ओमेगा का यूनिट क्या होता है, या ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। ओमेगा का सबसे पहले तो आप यूनिट पता होनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इस हिसाब से ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर -1। तो स्टूडेंट्स यहां पर होगा 1/t की पावर -1। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा t की पावर +1। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है स्टूडेंट्स? एंगल है। ओमेगा मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर फाइनल रिजल्ट एंगल है तो इसका मतलब ये भी एंगल होगा और ये भी एंगल होगा। ओमेगा x/b इक्वल टू एंगल, ओमेगा k इक्वल टू एंगल। तो ओमेगा के इक्वल टू एंगल है तो मैंने यहां पे लिख दिया ओमेगा के इक्वल टू एंगल। और एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और k के डायमेंशन आपको बताने थे, तो k का डायमेंशन होगा t की पावर 1, यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे भी नोट करो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करेंगे और देखेंगे एग्जांपल नंबर हम 16। क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स में। ध्यान से देखिए एग्जांपल नंबर 16। ऐसे ही कुछ एग्जांपल है। y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई ct बाय लैम्बडा cos 2 पाई x बाय लैम्बडा 2 पाई x बाय लैम्बडा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोई इक्वेशन है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको ये चेक करना है स्टूडेंट्स यहां पे कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टूडेंट्स देखिए y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? 2a साइन थीटा इंटू कॉस 5, है ना? इस तरीके की मान लेते कोई इक्वेशन रही होगी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एंगल है, मैं फिर से एक बार बोल दूं, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, बार बार मैंने ये बात आपको बताई है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थीटा भी क्या है? डायमेंशनलेस। और ये फाई भी क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 2 पाई ct बाय लैम्बडा इक्वल टू 1। और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहां पे 2 पाई x बाय लैम्बडा इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाला टर्म भी एंगल है और ये वाला टर्म भी एंगल है और एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो 2 पाई ct बाय लैम्बडा इक्वल टू 1, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, 2 पाई x बाय लैम्बडा इक्वल टू 1। अब आप अपना ऑप्शन नंबर ए देखिए। सबसे पहले द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा। देखो स्टूडेंट्स यहां पे 2 पाई क्या है? 2 पाई एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 2 पाई कैसी क्वांटिटी है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। यानी कि देखो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ct इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई। क्लियर? लेकिन जब आप डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे तो न्यूमेरिकल 2 पाई क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, न्यूमेरिकल क्वांटिटी। और न्यूमेरिकल क्वांटिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ct डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको? लैम्बडा मिल जाएगा, है ना? तो जो यूनिट ct का होगा वही यूनिट लैम्बडा का होगा। और c क्या है स्टूडेंट्स यहां पर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा। अब एक बार फिर से आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। 2 पाई x इक्वल टू लैम्बडा और x इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई। 2 पाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, है ना? तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो यूनिट या जो डायमेंशन x के होंगे वही डायमेंशन लैम्बडा का होगा। जैसे हमने ये बात यहां पर कही थी
जो भी डायमेंशन सी और टी का होगा वही डायमेंशन लैम्बडा का भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी के अबाउट में हमें कोई भी बात नहीं करनी है। बी नंबर देखो स्टूडेंट्स, बी हमने डिस्कस कर लिया। बी इज द करेक्ट। बी क्या है? बी भी यहां पर करेक्ट आंसर है। अब हम सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी लैम्बडा इज सेम एज दैट 2 पाई एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स एक बार, 2 पाई सी लैम्बडा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/t, इक्वल टू 1/t। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, 2 पाई सी बाई लैम्बडा, तो इसका मतलब कि जो टाइम है वो कहां पे जा रहा है? डिवाइड में, यानी कि 1/t, 2 पाई सी बाई लैम्बडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है ये, तो यहां पर कहा गया 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 1। लेकिन ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इन्हें टी से डिवाइड कर दो, तो ये है 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा टी तो इक्वल टू 1/t। मैंने इस तरफ भी टी से डिवाइड किया और यहां पर भी टी से डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स अब ऑप्शन सी में को एक बार हम फिर से रीड करेंगे। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाई लैम्बडा, 2 पाई सी का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? 1/t। तो उसी तरीके से स्टूडेंट 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा टी, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो भी क्या आएगा? 1/t। यानी इन शॉर्ट ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करके 1/2 है और इस पूरे को भी सॉल्व करके आपको 1/2 ही मिलता है, सॉरी 1/t मिलता है, 1/t। तो डायमेंशनली करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। कहने का मतलब ए बी सी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द यूनिट ऑफ सी बाई लैम्बडा, देखते हैं स्टूडेंट्स, सी बाई लैम्बडा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1/2 पाई टी, और ये वाला टर्म क्या कहता है? एक्स बाई लैम्बडा। देखो स्टूडेंट्स, एक्स बाई लैम्बडा इक्वल टू 1/2 पाई। अब स्टूडेंट्स देखो, ऑप्शन सी में ये कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ सी बाई लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बाई लैम्बडा। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सी बाई लैम्बडा का अगर आप डायमेंशन यूनिट निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा टी की पावर -1, क्योंकि 1/2 पाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है और 1/2 पाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, तो एक्स बाई लैम्बडा स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी बाई लैम्बडा का यूनिट आता है टी की पावर -1 और एक्स बाई लैम्बडा का यूनिट होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि 1/2 पाई इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, और न्यूमेरिकल क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका था एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स देखेंगे यहां पर, एक बार मैं एग्जांपल नंबर 8 भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा कुछ इस तरीके का ही है, होप कि आप कर लोगे, फिर भी देख लीजिए। y इक्वल टू, लिखता हूं मैं यहां पे a साइन AT माइनस BX प्लस C। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर जो आपका 8 है वहां पर आपको डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C बताना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? ये पूरा का पूरा टर्म है एंगल। चलिए मैं लिख देता हूं, AT माइनस BX प्लस C इक्वल टू क्या? एंगल। बहुत ही कॉमन सेंस है। चलिए, अगर ये पूरा टर्म सबट्रैक्ट और ऐड करने के बाद आपको एंगल मिलता है, इसका मतलब कि ये वाला टर्म भी क्या है? एंगल थीटा। ये भी क्या है? एंगल थीटा। ये वाला भी टर्म क्या है? एंगल थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए AT इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
तो ए का डायमेंशन बनेगा 1/t, 1/t का मतलब t की पावर -1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं bx की। bx इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो b इक्वल टू 1/x, और x क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो लेंथ होता है, तो लेंथ की पावर भी -1, क्योंकि x यहां पर इनवर्स है, इनवर्स, x इनवर्स। c इक्वल टू थीटा, और थीटा कैसी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी c इक्वल टू 1। c का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो a के जो डायमेंशन होंगे स्टूडेंट्स वो होगा t की पावर -1, b का डायमेंशन होगा l की पावर -1, l की पावर -1, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने लिखा तो है ऐसे। और जो c है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी उसके लिए मास भी 0 होगा, लेंथ भी 0 होगा, और टाइम भी 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 21। 21 में स्टूडेंट्स आपसे ये कहा जा रहा है कि फोर्स इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी प्लस c, और x के डायमेंशन आपको बताना है ना? क्या बताना है आपको स्टूडेंट्स? डायमेंशन ऑफ x, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपका फाइनल रिजल्ट फोर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो टर्म है ये क्या है? ये फोर्स है, और ये वाला टर्म भी क्या है? फोर्स है ना? समझ में आ गई बात? तो आप लिख लीजिए यहां पर x अपॉन डेंसिटी इक्वल टू फोर्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डेंसिटी मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और डेंसिटी को मैं अगर रो से रिप्रेजेंट करूं तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन L की पावर 3। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1L-3। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत बार देख लिया हमने, m1L1 t की पावर -2। अब स्टूडेंट्स सारी वैल्यू यहां पर पुट अप कर दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर m1L-3 m1L1 t -2। तो x इक्वल टू m की पावर 2 L की पावर -2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x। ठीक है, m2 L की पावर -2 और t की पावर अगेन -2। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 25। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 25। नंबर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर गिवन है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, d और s। इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c। स्टूडेंट्स t है यहां पर टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर t1। p है स्टूडेंट्स यहां पर प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट अगर आपको पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। केजी क्या है? मास। तो मास की पावर 1, मीटर है लेंथ की पावर -1, सेकेंड है टाइम की पावर -2। D फॉर डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अब भी हमने देखा
m1 l की पावर -3। और s क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर s को कहा गया है कि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, st मतलब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l1। तो l1 से l1 कैंसल, m1 t-2। अब स्टूडेंट्स हमें देखो टाइम, प्रेशर, डेंसिटी और सरफेस टेंशन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। और जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे तो वहां से फिर आप a एंड b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं करता हूं यहां पे। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t1। प्रेशर को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, m1 l2 t की पावर प्रेशर l की पावर -1 और t की पावर -2 की पावर x। डेंसिटी को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, m1 l-3 की पावर y। सरफेस टेंशन को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, m1 t-2 की पावर z। ये होगा m0 l0 t1 mx l-x t-2x my l-3y mz t-2z। जिनके बेस सेम है उनको आप ऐड कर लीजिए। m0 l0 t1 मास, बेस देखिए इसके हिसाब से ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, l होगा -x -3y। t को अगर आप देखेंगे तो -2x और -2z। xyz लिखा क्या मैंने, चलो आप भी यहां पर xyz ही कर दो, xyz पावर। बुक में एबीसी लिखा है पर अपने गलती से xyz लिख लिया तो कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। पावर को मास की पावर, इधर मास की पावर कंपेयर कर दीजिए आप, ठीक है। अब लेंथ की पावर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये होगा -x -3y इक्वल टू 0। फिर टाइम की पावर कंपेयर करेंगे तो -2x फिर -2z इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर -2 कॉमन ले लूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो x प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर -1/2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस जेड की जगह पर आप रख दीजिए -1/2, रिमेनिंग होगा प्लस वाई इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट्स अगर आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दो तो y की वैल्यू +1/2 आएगी ना, -1/2 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/2। यहां पर पुट अप करिए y की जगह पर, तो ये होगा -x -3/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स होगा -3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको x की वैल्यू -3/2 मिली है तो z की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां पर z इक्वल टू -1/2 और -x इस फॉर्मूले से, राइट ना, z इक्वल टू -1/2 -x, तो z -1/2 और ये वाली वैल्यू आप यहां रखोगे तो प्लस साइन आ जाएगा, +3/2, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, राइट ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइए आप।
है ना। आपके ऑप्शंस में सबसे पहले आपको x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू आपके पास है -3/2। फिर आपको y की वैल्यू देखनी है 1/2 और z की वैल्यू फिर देखनी है 1। यानी इन शॉर्ट 25 का राइट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, तो अच्छा एग्जांपल था स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, ये जो भी एग्जांपल थे ये यूनिट एंड मेजरमेंट में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने का एक ये तरीका है, उसके बेस पर एग्जांपल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वर्कशीट में और वर्कशीट के अलावा भी जो आप अपने डेली लाइफ में बुक यूज कर रहे हो उसके भी डाउट आप उसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है।